हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैप हिमाचल। आज का जो सेशन है वो होने वाला है 2018 से लेकर 2020 तक जो हिमाचल की हिस्ट्री और कल्चर के जो क्वेश्चंस आ रखे हैं एचएस के मेंस में, उनका हम डिस्कशन करेंगे। 6 to 7 वो क्वेश्चंस है, ठीक है, जिनको हम देखने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें हिमाचल की हिस्ट्री में और कल्चर में देखने को मिले हैं। ठीक है, ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बेस पर आपको समझ आता है कि कौन सा टॉपिक कितने वेटेज का है। ठीक है, कि किस टॉपिक से हमें 4 मार्कर का रेडी करना है, किस टॉपिक से हमें 8 मार्कर का रेडी करना है और किस टॉपिक से हमें 20 मार्कर का रेडी करना है। ठीक है, अगर आपने ये एनालिसिस नहीं किया है तो स्पेशली हिमाचल जीके का मैंने GS1, GS2, GS3 का एक प्रॉपर आपको एनालिसिस करके दिया है। 3 वीडियोस है, उनको आप ज़रूर देखें। अगर आप न्यू हो तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगी उन सेशन से जो कि मैंने लिए थे कि GS1 में किस टॉपिक से कितना पोर्शन आता है और उस टॉपिक की कितनी वेटेज है, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखना, आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस टॉपिक को कितना पढ़ना है। ठीक है, रही बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो आपको देखने को मिलेगा कि रिपीटेडली जो टॉपिक्स है, ठीक है, वो आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे प्रजामंडल वाला टॉपिक है तो यहाँ से हमें हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, कभी सिरमौर प्रजामंडल के बारे में, कभी सुकेत के बारे में, कभी पझौता के बारे में। तो इससे हमें ये आइडिया होता है कि जो भी प्रजामंडल के जितने भी मूवमेंट्स हुए इन लोगों के, ठीक है, वो सब हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। उनके पहले से ही नोट्स बना लो मेंस पर्सपेक्टिव से 8 मार्कर और 4 मार्कर के लिए। ठीक है, अब सेकंड थिंग कि जो आंसर राइटिंग जब हम करते हैं तो हमें कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में पूछा हो वही आपको आंसर में लिखना है। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में आखिरकार हमारे से पूछा क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो, एक बार इसको 2 बार पढ़ो। ठीक है, और जो क्वेश्चन में डिमांड की गई है, ठीक है, उसी के बेस पर आप आंसर लिखो। ये नहीं कि आपको वो टॉपिक बहुत ज़्यादा आता है तो आपने स्टार्टिंग से लिखना शुरू कर दिया। नहीं, हमें जो क्वेश्चन में लिखा है, जो हम क्वेश्चन की जो डिमांड है उसी को ही फुलफिल करना है, चाहे वो टॉपिक हमें बहुत अच्छे से क्यों नहीं आता है, बट हमें लिखना क्या है जो क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये। और सेकंड चीज क्या है कि हमें अपने आंसर को बहुत सुंदर लिखना है। ठीक है, जो प्रेजेंट करने का तरीका है या जो आंसर का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा रखना है। ठीक है, अब ये कैसे आएगा आपको, जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करने से आती है। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जितने भी हमारे, उन सबको प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिर अगर कोई बहुत सुंदर आंसर लिखता है, ठीक है, जिसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, आप उनकी कॉपी को देखो कि वो किस तरह से लिख रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको बहुत नॉलेज है बट आपको उसको प्रेजेंट करना नहीं आता है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। किसी के पास कम नॉलेज होती है लेकिन वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है तो उसको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। ठीक है, और किसी के पास बहुत नॉलेज होती है लेकिन उसकी या तो हैंड राइटिंग गंदी है या फिर उसको प्रेजेंट करना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये फिर भी इम्प्रूव किया जा सकता है विद प्रैक्टिस। देखो, हैंड राइटिंग है वो भी प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, जो प्रेजेंटेशन है ये तो पूरा का पूरा खेल आपकी प्रैक्टिस का ही है। जितना लिखोगे, जितना डिफरेंट चीज़ें ट्राई करोगे अपने आंसर में डालने की, फ्लो चार्ट, मैप्स। ठीक है, कि अगर कुछ क्वेश्चन में आपसे किस क्वेश्चन में मुझे इंट्रोडक्शन डालनी है, किस में कंक्लूजन डालना है, कौन से क्वेश्चन मेरे को पॉइंटर फॉर्म में लिखने हैं, तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, और जिनका आंसर का प्रेजेंटेशन अच्छा होगा उसको डेफिनेटली जो एक एज है वो देखने को उसको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, सो हम डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे कि हाईलाइट द एक्टिविटी ऑफ सिरमौर प्रजामंडल एंड चंबा प्रजामंडल मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश 1848 से लेकर 1948। ठीक है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है कि हमारे से सिरमौर प्रजामंडल और चंबा प्रजामंडल मूवमेंट की क्या पूछी गई है, एक्टिविटीज के बारे में पूछा गया है। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन है तो हम कोशिश करेंगे इंट्रोडक्शन डालने की 1 और 2 लाइन में। जो ये आपके पास यहाँ पे आंसर है ये डेफिनेटली 120 वर्ड से ज़्यादा है, तो इसको आप एज अ कि अगर आपको इससे कुछ अच्छे पॉइंट्स देखने को मिले तो आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। अदरवाइज ये एक इंडिकेटिव आंसर है, आप इसके बेस पे भी अपना आंसर बना सकते हो।
ठीक है, क्योंकि जो कंटेंट है ना, अब जिसने सिरमौर प्रजामंडल पढ़ा है, हो सकता है किसी ने इसको 5 to 6 पेजेस में भी लिखा होगा। ठीक है, तो वो वहां से भी अपने नोट्स बना सकता है। अब किसी ने नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, तो सबके पास अब अपना कंटेंट होगा, लेकिन कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि लीडर्स, प्रजामंडल जो ये हमारे हुए हैं, इनके लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको मेंशन जरूर करना हमें है अपने आंसर में। और साथ में जो फोकस है वो किस पे रखना है, एक्टिविटीज क्या थी इनकी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि लीडर्स के नाम भी मेंशन है और जिनकी एक्टिविटीज मतलब कि क्या इनकी रही है, ठीक है, तो उस पर हमने फोकस करा है। ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सिरमौर प्रजामंडल हो गया, उनके लीडर्स हो गए। ठीक है, अब चंबा प्रजामंडल, पहले देखो क्या था, चंबा सेवक संघ था 1936 में जो बना था, वो कन्वर्ट हुआ था आपका चंबा प्रजामंडल में। ठीक है, और जो सिरमौर प्रजामंडल है, ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट लीडर्स है उनके अगर नाम मेंशन करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है, और जो एक्टिविटीज है कि एंड ऑफ फोर्स्ड लेबर प्रैक्टिस, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्कूल एंड पोस्ट ऑफिस, जो भी प्रजामंडल की डिमांड रही है, ठीक है, जो भी उनकी एक्टिविटीज थी वो सब यहाँ पर मेंशन है, और साथ में एक लैंग्वेज को कंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब जरूरी नहीं होता कि सबके आंसर का जो कंटेंट है वो सेम होता है। ठीक है, कंटेंट वेरी कर सकता है, बट जो क्वेश्चन की डिमांड है वो उसको फुलफिल कर रहा हो। हमें यही अप्रोच रखनी है कि जो क्वेश्चन में पूछा है उसकी जो डिमांड है उसको हमें फुलफिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन सुकेत सत्याग्रह। ठीक है, आपसे यहाँ पे क्रिटिकल नोट पूछा है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्रिटिकल का मीनिंग क्या है। ठीक है, जहाँ पे भी क्रिटिकल वर्ड आता है उसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स को शो करना होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे सुकेत सत्याग्रह से रिलेटेड चीजें पूछी है, ये भी आपका 8 नंबर का है, 120 वर्ड्स में हमें इसको लिखना है। तो इसमें हमें सुकेत सत्याग्रह के दोनों एस्पेक्ट्स डालने हैं, पॉजिटिव भी डालना है और नेगेटिव भी डालना है। तो 8 मार्कर में सबसे पहले डेफिनेशन दे देंगे हम कि जो सुकेत प्रजामंडल था, ठीक है, उससे रिलेटेड कि वो कब हुआ, वहां पे कौन कौन से लीडर्स थे। ठीक है, फीचर्स हम स्किप भी कर सकते हैं, बट इन केस कि कभी कुछ और क्वेश्चन बने सुकेत सत्याग्रह पे तो आप फीचर्स भी उसमें डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे जब क्रिटिकल लिखा है तो हमें उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखने हैं और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हो। देखो, मेन जो पॉइंट है इस सीरीज को लाने का, आपके पास कंटेंट तो आपको मिल जाएगा, ये जो पीडीएफ है ये आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, बट हमें अपने माइंड में ये बिठाना है कि जो क्वेश्चन में पूछा है, जो क्वेश्चन की डिमांड है वो हमें फुलफिल करनी है। हमें देखना है कि हमारे से क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे हमारे से क्या पूछा गया है, डिफाइन द टर्म रीत, डिस्कस द एटीट्यूड ऑफ हिल स्टेट टुवर्ड रीत कस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पहले तो किसको डिफाइन करो, रीत को, तो हमें उसी के अकॉर्डिंगली चलना है कि पहले रीत को डिफाइन करना है, फिर हमें डिस्कस करना है कि डिस्कस करो। ठीक है, कि नॉर्मली जो रीत कस्टम था उसको डिस्कस करना है कि जो हिल स्टेट का क्या एटीट्यूड था उस कस्टम के लिए, रीत कस्टम के लिए क्या एटीट्यूड रहा है। ठीक है, तो इसको आपको जैसे कि रीत, अब इसमें अगर जैसे इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि पहले रीत भी बन रहा है और फिर दूसरा क्या है, एटीट्यूड ऑफ हिल स्टेट टुवर्ड रीत कस्टम, तो इसका जो वेटेज है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, रीत को, आपको ये भी नहीं है कि रीत को आपने इतना डिफाइन कर लिया कि जो सेकंड वाला जो पोर्शन है इसका डिस्कस वाला, उसके लिए आपके पास बहुत कम स्पेस बचे। वैसा भी नहीं करना है, आपको इसमें ध्यान देना है कि मुझे 30% जो स्पेस है उसमें रीत को रीत को डिफाइन करना है, और बाकी जो हमारे पास एक पोर्शन बचा है उसमें हमें जो हिल स्टेट का जो भी एटीट्यूड था उसके लिए उसको मेंशन करना है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारा डाटा अवेलेबल है, ठीक है, रीत से रिलेटेड, तो जो भी आपको डेफिनेशन अच्छी लगती है, आप अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है तो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, रीत की जो भी डेफिनेशन आपको अच्छी लगती है आप उसको अपने नोट्स में डाल सकते हो, और जो एटीट्यूड था वो भी यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर ना आपको ये जो मेंशन किया गया है, ये 2 चीज़ें जो मेंशन की गई है
कि एक तो कि सिरमौर स्टेट गैजेटियर ने कैसे डिस्क्राइब करा है रीत को, और एक यहाँ पर ये भी है हिमालयन विद्या सभा के अकॉर्डिंगली जो रीत को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। अगर कुछ इस तरह का डेटा आपको मिलता है तो उसको जरूर से अपने नोट्स में ऐड करो, क्योंकि ये चीजें आपको एक्स्ट्रा नंबर प्रोवाइड करेगी। ठीक है, क्योंकि कहानियां लिखने से इतने ज्यादा नंबर नहीं मिलते हैं, ना ही मिलेंगे, जितना कि आप कुछ फैक्ट कि नहीं कि ये इस गैजेटियर में मेंशन है, या फिर कोई जो महान लेखक हुए हैं उन्होंने कुछ इस तरह की बातें बोली है। ठीक है, तो उस तरह की उन चीज़ों को अगर आप अपने आंसर में डालोगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है आंसर पे। ठीक है, तो ये मोर देन सफिशिएंट डाटा है रीत से रिलेटेड। आप इसको ज़रूर जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी वहाँ से आप इसको देख लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, थ्रो लाइट ऑन द इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड देयर सेलिएंट फीचर इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बहुत सारी है। ठीक है, और आपसे पूछी गई है इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट भी बहुत सारी है। ठीक है, बट अगर हम जनरली बात करें तो ताबो की मोनेस्ट्री, ठीक है, खारदुंग गोम्पा हो गया, ठीक है, गुरु घंटाल मोनेस्ट्री होगी, कुछ ये ऐसी मोनेस्ट्री है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ताबो और की मोनेस्ट्री डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट अगर आपको फिर भी जो आपके अकॉर्डिंगली हो सकता है कि कोई और मोनेस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन 4 कोई मोनेस्ट्रीज की जो भी उनकी विशेषताएं हैं, ठीक है, उनको लिखो। और कोई बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मोनेस्ट्रीज के नाम लिख देंगे लेकिन उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा भी है कि उनके सेलिएंट फीचर को भी बताना है। अब इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में भले ही आप यहाँ पे 4 मोनेस्ट्रीज के बारे में लिखो, बट उनको आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, उनके फीचर्स भी बताने हैं। ये नहीं कि आपने 7 to 8 मोनेस्ट्रीज के नाम लिख दिए बट उनसे रिलेटेड चीजें उसमें मेंशन नहीं करी तो नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपने 4 ही मोनेस्ट्रीज लिखी है बट उसके जो सेलिएंट फीचर है, जो भी उसकी विशेषताएं हैं, उनको डिस्क्राइब करा है, तो डेफिनेटली आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे एज कम्पेयर कि जिसने 7-8 मोनेस्ट्रीज के नेम लिखे हैं बट उनको प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो ये समझने वाली बातें हैं। यहाँ पर भी आपको 5-6 मोनेस्ट्रीज के बारे में उनसे रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज मुझे ये लगता है जो हिमाचल से रिलेटेड जो कंटेंट है वो बहुत सारा अवेलेबल है, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स है या फिर जगमोहन बलोकरा है। ठीक है, कोई भी अकेडमिक की बुक ले लो तो वहाँ पर ये सब चीज़ें अवेलेबल है। अब हिमाचल जीके में प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग उसको प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि हमें चीज़ें आती है। ठीक है, तो हिमाचल को हम छोड़ देते हैं कि हिमाचल को के आंसर्स को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इवन मुझे ये लगता है कि अगर हम हिमाचल जीके के जो भी क्वेश्चन और आंसर है अगर उनको प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमारे एग्जाम में जो एज है वो हमें देखने को मिलेगा औरों से। क्योंकि ये मान के चलो आपके मैक्सिमम लोग हिमाचल जीके के आंसर्स को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हमें नहीं समझ आएगा कि हमें किस तरह से उस आंसर को स्ट्रक्चर करना है। अब जैसे यहाँ पर है, थ्रो लाइट ऑन द मेन फीचर ऑफ बशोली एंड कांगड़ा स्टाइल पेंटिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे मेन फीचर्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, बशोली के और कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में। ठीक है, तो हमें बशोली के बारे में भी चीज़ें पता होगी, हमें कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में भी चीज़ें पता होगी, बट जो मेन फीचर है, कुछ ऐसी मेन चीज़ें अगर प्रैक्टिस की होगी वो हमें तभी हमारे माइंड में बैठेगी। ठीक है, ये 8 मार्कर का है, तो मैंने आपको बताया कि 8 मार्कर में कोशिश करनी है 1 to 2 लाइन डेफिनेशन, जो इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद जो पूछा है क्वेश्चन में बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग के जो मेन फीचर है। ठीक है, जैसे कि वैष्णविज्म जो इसकी सेंट्रल इंस्पिरेशन थी, विष्णु इज इन हिज इनकारनेशन एज लॉर्ड कृष्णा, नायक नायिका पिक्चर्स से रिलेटेड चीजें होगी। ठीक है, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है इसका जो लॉर्ड कृष्णा एंड हिज बिलव्ड राधा इसका सेंट्रल थीम था। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो भी और चीजें हैं, ठीक है, वो आपको सारी इसमें डालनी है। जो भी इसके फीचर्स है वो आपको इसमें लिखने हैं और साथ में बाद इसको कंक्लूड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म सनद, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव नेचर एंड एक्सटेंशन ऑफ सनद। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम सनद को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, कि सनद
की जो डेफिनेशन है, ठीक है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, इसके अंदर कौन कौन सी ऑब्लिगेशंस थी और इसकी जो एक्सटेंशन थी वो कहाँ तक थी। अब जो सनद है, ठीक है, सनद जो कि अंग्रेजों के द्वारा जो हिल रूलर्स थे, ठीक है, उनको दी गई थी, ठीक है। सनद के अंदर बहुत सारी ऑब्लिगेशंस थी, ठीक है, जो कि जिनको भी सनद प्रोवाइड की गई थी उनको वो सारी की सारी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना था। फिर ये कहाँ कहाँ पे थी, जैसे कि बिलासपुर, कोटखाई सबसे पहले बिलासपुर को मिली थी। उसके बाद जो हमारा सोलन वाला जो एरिया है, ठीक है, शिमला और सोलन उस टाइम पे एक ही होता था। तो जो सोलन की जो प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी उस टाइम पे उनको मिली, फिर जो शिमला की प्रिंसली स्टेट हुई उनको मिली। फिर धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि जो चंबा है, चंबा को भी बाद में सनद के अंदर रखा गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट है थ्रो लाइट ऑन द इमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ अर्ली मिडाइवल स्टेट ऑफ कांगड़ा, ठीक है। तो आपको किसके बारे में पूछा गया है, कांगड़ा स्टेट के बारे में पूछा गया है, अर्ली मिडाइवल स्टेट ऑफ कांगड़ा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है मे बी 8 मार्कर है ये, ठीक है। तो 8 मार्कर में हमें अब ये नहीं है कि हम इसमें जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है कि जनपदा से रिलेटेड चीज़ें इसमें लिखना शुरू कर दे, या फिर जो हमारी ट्रैवलॉग्स है वो सब चीज़ें लिखना शुरू कर दे। अगर ये 20 मार्कर का होता तो डेफिनेटली हम जो भी स्टार्टिंग वाली चीज़ें हैं हमारी, कि कहाँ से हमें कांगड़ा के बारे में पता चलता है, हम उस सबको डालने की कोशिश करते। बट अगर 8 मार्कर है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हम इसको स्टार्ट करेंगे जब जो इंट्रोडक्शन है, कि एक लाइन में इंट्रोडक्शन दे दो कि जब बाबर ने दिल्ली पर 1526 में जब आए थे, जब मुगलों की शुरुआत होती है, फिर हम डायरेक्ट रिलेशन बताएंगे टर्क्स और कांगड़ा हिल का, ठीक है, कि किस तरह से लोगों का रिलेशन था, फिर तुगलक का, फिर तैमूर का, ठीक है। इनसे रिलेटेड वही चीज़ें हम डालेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंगली शायद से ये क्वेश्चन 20 मार्कर का था, ठीक है। अगर ये 20 मार्कर का है तो इसमें आपको इसमें आप डेफिनेशन में स्टार्टिंग से भी चीज़ें डाल सकते हो, ठीक है। जो भी हमारे लिटरेरी सोर्स थे या जनपदा से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उन सबको भी आप इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हो। फिर आप प्रॉपर जो चीज़ें हैं, जैसे मुगल का और कांगड़ा का क्या रिलेशन था, अकबर से रिलेटेड चीज़ें हो गई, ठीक है, जहांगीर से रिलेटेड चीज़ें हो गई, ठीक है, और शाहजहां से रिलेटेड चीज़ें हो गई, और औरंगजेब से रिलेटेड चीज़ें हो गई, ठीक है। आई नो ये बहुत सारा डाटा है, ये मैंने आपको इसलिए दिया है कि आप इनको इस वाले डाटा को एक बार ज़रूर देखें। इसमें सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि अगर आप अपने आंसर में डालोगे। अब इसको लिखने का एक और तरीका भी है कि आप क्या कर सकते हो, एक फ्लो चार्ट बना सकते हो, ठीक है, जिसमें कि अगर जब मुगल्स का जो रिलेशन है, अगर मुगल्स का जो रिलेशन है कांगड़ा के साथ, उसमें आप अकबर, एक तरफ अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ठीक है, इनसे रिलेटेड आप चीज़ें डाल सकते हो, क्योंकि अकबर से रिलेटेड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई है, जहांगीर के टाइम पे भी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई है। उनसे रिलेटेड जो भी राजा थे कांगड़ा के और जो मुगल्स के साइड से थे उनके नाम डालने हैं, और किसको डिफीट मिली, किसको किसने उस बैटल को जीता, वो सब आपको उसमें मेंशन करना है। तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप इसको एक फ्लो चार्ट के रूप में अपने आंसर में डाल सकते हो, ठीक है। ये सारा का सारा डाटा जस्ट एज अ नोट्स आप अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका डिस्कस क्रिटिकली। यहाँ पे फिर से क्रिटिकली वर्ड मेंशन है, क्रिटिकली द रिलेशन ऑफ मुगल्स विद कांगड़ा हिल स्टेट, और यहाँ पे आपको ईयर भी मेंशन है 1562 से लेकर 1707, ठीक है। तो वही कि यहाँ पर जब मेंशन है आपको ईयर 1562 से लेकर 1707, तो 1562 में कौन कौन आपको इसमें बताने हैं, अकबर का रिलेशन हो गया, जहांगीर का रिलेशन हो गया, और शाहजहां और औरंगजेब तक का रिलेशन, वही आपको इस आंसर में मेंशन करना था, और उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है कि कौन से उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, कौन से उसके नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो डेफिनेटली जो ये इंडिकेटिव आंसर्स है ये आपको हेल्प करेंगे कि जो आप प्रेपरेशन कर रहे हो कि वो सही ट्रैक पे जा रही है या नहीं जा रही है, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आप उनको ज़रूर से प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे। जो भी मेंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कहीं ना कहीं बेस्ड होते हैं हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे,
ठीक है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो अच्छे से एनालाइज करो कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बना है। ठीक है, ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। आप अननेसेसरली फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ोगे। ठीक है, जो रेलेवेंट है आप उसी के ऊपर फोकस करोगे। ठीक है, तो बस इस सीरीज को लाने का मेन मोटिव यही है कि आप लोग अननेसेसरी चीज़ें ना पढ़ो, जो रेलेवेंट है आप उन्हीं को ही पढ़ो, और बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, चाहे वो प्रीलिम्स के हो चाहे वो मेंस के हो। ठीक है, और आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसके थ्रू जो आपकी जो नॉलेज है वो एग्जामिनर तक जाएगी। क्योंकि अगर आपको बहुत नॉलेज है बट अगर आप उस नॉलेज अपने आंसर में नहीं डाल पा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता कि आपको कितनी नॉलेज है। वो सिर्फ जो आप उस आंसर में लिखने वाले हो उसी से ही पता चलेगा कि आपको जो भी आपने लिखा होगा कि आपको उसको कितने नंबर देने हैं। ठीक है, तो अपने आंसर को सुंदर बनाने से मतलब है कि उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करो, उसको बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर करो। ठीक है, अगर डायग्राम पॉसिबल है तो डायग्राम डालने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चंस जो भी हमने अभी यहाँ पर देखे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये मोनेस्ट्री से रिलेटेड ही था, तो यहाँ पर आप एक हिमाचल का मैप बना लो। ठीक है, जो भी मोनेस्ट्रीज आपने वहाँ पे लिखी है, मेंशन की करी है, ठीक है, वहाँ पर पॉइंटर बनाकर लिख दो कि ये ताबू मोनेस्ट्री है स्पीति वाले पोर्शन में। ठीक है, और जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो था रिलेटेड हमारा सुके सत्याग्रह से, तो मैप में आप हिमाचल के मैप में आप मंडी को उसमें फोकस कर सकते हो। एक रफ मैप, कोई बहुत अच्छा मैप बनाने की जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है, सिरमौर सत्याग्रह जैसे हमने देखा, चंबा देखा, तो उसको मैप में शो करके एक छोटा सा मैप बना के उसमें हम वो, क्योंकि वो चीज़ें देखने में अच्छी लगती है। ठीक है, और अगर आपका आंसर देखने में अच्छा होगा तो एग्जामिनर को भी मन करेगा पढ़ने। ठीक है, सो ये था आज का। बाकी जो ज्योग्राफी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन हैं उनको भी हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे। तो ये जो अभी डेटा है ये आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।